हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ आप सारे ही क्या हो, अच्छे हो। ठीक है, आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्राणी जगत। अपन पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और समझिएगा। ये अपनी लैब असिस्टेंट की फ्री क्लासेस हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मजा ही आपको आ जाएगा। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, मिलेंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर जैसे खत्म होगा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपकी ऐप पे डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, RNM अकेडमी ऐप। तो वहां पर आपको ये PDF मिल जाएंगी। तो नोट्स अगर आप साथ साथ बना रहे हो तो आपकी इच्छा है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों तीन जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं वो व्हाट्सएप चैनल को लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कब क्लासेस होंगी कब नहीं होंगी, वो सारी डिटेल्स आपको पता रहेंगी। ठीक है, मेरा नाम है प्रदीप कोलसिया। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्राणी जगत एनिमल किंगडम लैब असिस्टेंट 2025 के लिए। बिल्कुल डिटेल में लेके चलेंगे, आपको मजा ही आ जाएगा। आ जाइए, अपन को पढ़ना है जी प्राणी जगत। प्राणी जगत एनिमल किंगडम अपन को पढ़ना है। जब भी अपन को प्राणी जगत एनिमल किंगडम की बात आती है तो आपको सबसे पहले क्या याद होनी चाहिए। ये आपके जो 11 फाइलम यहाँ पर दे रखे हैं ना, ये 11 फाइलम आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूं ताकि अपन को एक पेज पे देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, ये जो आपके 11 फाइलम है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये 11 फाइलम दे रखे हैं, ये 11 की 11 फाइलम आपको याद होनी चाहिए। सिक्वेंस में याद कर लोगे ना इन 11 फाइलम को, आप जब सिक्वेंस में याद कर लोगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मैं जैसे जिस स्टाइल से पढ़ाता हूं उस स्टाइल से अगर आपको एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी भाई। लेकिन आपको ये 11 फाइलम जो सिक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। भैया कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद कर लेंगे। मैंने कहा मेरे साथ याद करो, फिर मेरे साथ में ही आप याद कर लीजिए। जैसे पहला फाइलम कौन सा आपका, पोरीफेरा। दूसरा कौन सा है आपका, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। तीसरा फाइलम कौन सा आपका, टीनोफोरा। चौथा कौन सा आपका, प्लेटीहेल्मिन्थिस। पांचवा कौन सा है आपका, एस्केल्मिन्थिस। छठा कौन सा है आपका, एनेलिडा। सातवां कौन सा आपका, आर्थ्रोपोडा। आठवां कौन सा आपका, मोलस्का। नौवां कौन सा आपका, इकाइनोडर्मेटा। और 10वां कौन सा आपका, हेमिकोडेटा। और 11वां कौन सा आपका, कोडेटा। तो ये याद होने चाहिए आपको। इसी सीक्वेंस में आप याद कर लोगे, आपकी जो इस चैप्टर की जो हेडेक है वो बहुत कम हो जाएगी। एक बार मेरे साथ वापस बोलना, एक बार पोरीफेरा, फिर आपका सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, फिर आपका टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। खत्म हो गई बात, आ जाओ। तो इसी सीक्वेंस में अपन को याद होने चाहिए। नहीं याद हुए कोई बात नहीं, कर लेना है ना। प्राणी जो है आपका, इस चैप्टर में जो अपन प्राणी पढ़ेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, आपके बहुकोशिक होंगे। ठीक है, प्राणी कैसे हैं आपके, बहुकोशिक है और यूकार्योटिक है। भैया एकार्योटिक जीव भी तो होते हैं, आपके प्रोकार्योटिक जीव भी तो होते हैं, आपके यूनिसेलुलर जीव भी तो होते हैं। मैंने कहा अगर आपने याद है थोड़ा बहुत आपको, तो RH विटेकर साहब ने क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था। और उन्होंने जो है जो प्रोकार्योटिक जीव जो थे उनको आपकी मोनेरा जगत में रख दिया था। ठीक है, और जो आपके बाकी जो बच गए यूनिसेलुलर वगैरह उनको भी वहीं रख दिया था। बाकी फंजाई को अलग किंगडम बना दिया। तो अपन पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं ना। एनिमल किंगडम के अंदर अपन को एनिमल्स की बात करनी है। एनिमल्स जो है, इसमें जितने भी आपके एनिमल हैं वो सारे के सारे बहुकोशिक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर यूकार्योटिक है, सारे के सारे बहुकोशिक और यूकार्योटिक आपके जीव हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे वर्गीकरण का आधार। तो भैया एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स जो है वो भी बहुत सारे हैं। अपन को भाई पहले तो बात ही धरती पर जीव बहुत सारे हैं, तो अपन को उनको मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपका फंजाई, आपका प्लांटाई और एनिमिलिया के अंदर अपन ने उनको अपन ने अलग अलग विभाजित किया, वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया। लेकिन अब बात करें अपन एनिमल किंगडम के अंदर, तो एनिमल किंगडम के अंदर भी जानवर तो बहुत सारे हैं। भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जानवर तो बहुत सारे हैं। तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, अपन को क्लासिफाई करना पड़ेगा। अगर जानवर बहुत सारे हैं तो उनको स्टडी भी करना पड़ेगा। स्टडी करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा कि भैया जो कीट हैं जो आपके, उनको एक में डाल दो। जो स्तनधारी हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दो। जो रेंग रेंग के चलते हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दो। जो ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं, जो जमीन पे भी रह सकते हैं, उनको अलग ग्रुप में डाल दो। तो अपन ने इस प्रकार से जो है यहाँ पर वर्गीकरण किया है, क्योंकि जानवर क्या है बहुत सारे हैं। तो अपन को स्टडी करने के लिए अलग अपन को वर्गीकरण करना पड़ेगा। सबसे पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो है आपका संगठन के स्तर पर। संगठन के स्तर पर, तो यहां पर स्तर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं अपन। ठीक है, संगठन के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, है ना।
पहला है संगठन के स्तर पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल कौन सा उनका, उनका जो संगठन है वो कैसा है। संगठन का मतलब क्या है कि जो आपके जो जीव हैं क्या वो कोशिकीय हैं, क्या वो सिर्फ कोशिकीय हैं, क्या एक ही कोशिका का संगठन है उनका, जो ऑर्गेनाइज वो बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो एक ही कोशिका का बना हुआ है, उनका शरीर क्या उनका एक ही कोशिका का बना हुआ है, या फिर ऊतक स्तर का है, या फिर अंग लेवल का है, या फिर अंग तंत्र का है। तो मैंने कहा जो आपका पोरीफेरा है ना, इनमें सिर्फ कोशिकाओं का शरीर जो बना हुआ होता है, सिर्फ कोशिकाएं हैं, यहाँ पर प्रॉपर ऊतक भी नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर पोरीफेरा जो है इसमें क्या है आपका कोशिकीय संगठन स्तर है, ठीक है, कोशिकीय संगठन किसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर। फिर बात करिए अपन ने ऊतक स्तर की, तो अगला कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी। तो ऊतक स्तर का बहुत सारे टिश्यू मिलकर, अलग अलग टिश्यू मिलकर जो है आपकी बॉडी बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलकर बॉडी बना रहे हैं पूरी, वो क्या हो जाएगा आपका टिश्यू स्तर हो जाएगा, ठीक है, ऊतक स्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्लेंट्रेटा आपका फाइलम हो गया और टीनोफोरा आपका फाइलम हो गया। ये जो दो फाइलम आपके वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके ऊतक स्तर में। इसलिए मैंने कहा कि इन फाइलमों को सीक्वेंस में याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भैया इंपॉर्टेंट, इसीलिए बन जाएगा, देख भाई कोशिकीय सबसे बेसिक यही है, तो सबसे बेसिक सबसे पहला पोरीफेरा, उसके बाद में आपका ऊतक स्तर थोड़ा लेवल बढ़ा तो आपके सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। फिर आ जाएंगे अंग पर, तो अंग लेवल का आपका ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग अंग जो है ना वो यहाँ पर मिलकर क्या बनाएंगे, पूरी को बॉडी को निर्माण करेंगे। जैसे हार्ट एक अंग हो गया, किडनी एक अंग हो गई, ठीक है, उसके अलावा आपके फेफड़े हो गए, ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग अंग मिलकर क्या बनाएंगे, पूरे शरीर का निर्माण करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थस। फिर आ जाता है आपका अंग तंत्र, फिर क्या आ जाता है आपका अंग तंत्र। तो अंग तंत्र की अगर मैं बात करूं ना भाई, तो अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर पूरी जो शरीर है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टमों से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे अपने ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं, मानव शरीर की अगर अपन बात करें तो मानव शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिवहन से आपका तंत्र, आपका जो परिसंचरण तंत्र है, आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग अपने पास में क्या है, अंग तंत्र है, ठीक है, अंग तंत्र है। तो अंग तंत्र वाले कौन से हो जाएंगे, फाइलम एस्केलेमेंथिस से लेके कोर्डेटा तक। तो अगर आपको ये 11 फाइलम सीक्वेंस में याद है ना, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भैया एस्केलेमेंथिस से लेके कोर्डेटा तक आपके सारे अंग तंत्र वाले हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भैया कोशिका स्तर का संगठन किसके अंदर है, पोरीफेरा। ऊतक स्तर का किसके अंदर है, बोल देना स्लेंट्रेटा और आपका टीनोफोरा। अंग लेवल का किसके अंदर है, तो आपका आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस हो जाएगा। और अंग तंत्र एस्केलेमेंथिस से लेके कोर्डेटा, एस्केलेमेंथिस से लेके कोर्डेटा का मतलब क्या है, एस्केलेमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा, ये सिर्फ किसके आ जाएंगे, अंग तंत्र के अंदर जाएंगे। इसलिए मैंने कहा 11 फाइलमों को आपको याद रखना है। अब बात करेंगे, ये तो हो गया पहला स्तर आपका, क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये अपन पढ़ रहे हैं वर्गीकरण का आधार पढ़ रहे हैं। अपन ने जीवों को वर्गीकृत किया है, किसको, कौन से जीवों को, प्राणी जगत के अंदर आने वाले जो आपके एनिमल्स हैं उनको वर्गीकरण करने के लिए पहला तरीका तो ये था। इससे अपन क्या किया, जो कोशिकीय वाले थे उनको अलग ग्रुप में डाल दिया जी, पोरीफेरा के अंदर डाल दिया। जो आपके ऊतक स्तर वाले थे उनको स्लेंट्रेटा और टीनोफोरा में डाल दिया। कर रहे हैं ना, वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। अंग वालों को प्लेटीहेल्मिन्थिस में डाल दिया और अंग तंत्र वालों को एस्केलेमेंथिस से लेकर कोर्डेटा तक अलग अलग फाइलमों के अंदर डाला अपन ने। ठीक बात है, चलिए। तो ये पहला क्या होगा, वर्गीकरण का तरीका। दूसरा है अपन ने सम्मिति। सम्मिति को अंग्रेजी में कहते हैं सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अपने दो बराबर के भागों में बांट दे, किसी भी चीज को अपने दो बराबर के भागों में बांट दे, उसको अपन क्या कहते हैं जी, सिमिट्री कहते हैं, सम्मिति कहते हैं। बिल्कुल भैया आप ठीक बात कह रहे हो, मैंने कहा उसी की बात कर रहे हैं अपन। अब इस सिमिट्री या फिर सम्मिति के आधार पे अपन ने जीवों को क्या किया, वर्गीकृत किया। भैया कैसे कैसे, मैंने कहा देख ऐसे ऐसे, देख इधर देख ध्यान से, यहाँ पर 3 प्रकार की सिमिट्री होती है। कैसी कैसी, मैंने देख ऐसी ऐसी, इधर देख तेरे को दिखाता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहली क्या है, असम्मिति। असम्मिति का मतलब एसिमिट्री, क्या होता है, एसिमिट्री, ठीक है। पहला क्या है आपका असमिति, अंग्रेजी में बात करूं तो एसिमिट्री, ठीक है। तो एसिमिट्री का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि ऐसे जीव जिनके अंदर कोई समिति नहीं होगी या फिर कोई सिमिट्री नहीं होगी। सिमिट्री के मतलब मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी चीज को आप दो बराबर के भागों में बांट दो, वही क्या होती है जी, सिमिट्री होती है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, असमिति। असमिति का मतलब किसी चीज को आप दो बराबर के भागों में नहीं बांट सकते। ऐसे जीव जिनको आप आड़ा टेढ़ा तिरछा एड़ा मेढ़ा कैसे काटो, भैया आप उनको दो बराबर के भागों में नहीं बांट पाओगे कभी। तो ये क्या है आपकी
असमिति हो जाएगी। तो ऐसे जीव जिनको आप दो बराबर के भागों में कभी नहीं बांट पाओगे, वो क्या हो जाएंगे, आपके एसिमेट्रिकल या फिर असमितीय हो जाएंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, पोरीफेरा फाइलम इसके अंदर आता है। तो वो आपको बोले पोरीफेरा फाइलम के अंदर सिमेट्री होती है क्या? नहीं भैया, एसिमेट्रिकल होते हैं। पोरीफेरा को स्पंजेस भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अगली आती है आपकी अरीय समिति। अरीय समिति का मतलब क्या है? अंग्रेजी वाला नाम भी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अंग्रेजी वाला नाम बताना है, ठीक है। तो अरीय समिति का मतलब है आपकी रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री, है ना। रेडियल सिमेट्री, है ना। तो रेडियल सिमेट्री ये कौन सी समिति होती है? मैंने कहा समिति का मतलब तो आपको पता है, किसी भी चीज को दो बराबर के भागों में बांट दो वो समिति होती है, सिमेट्री होती है। लेकिन अरे ये समिति का मतलब क्या है? मैंने कहा किसी भी चीज को आप दो बराबर के भागों में बांट पाओगे, चाहे आप कैसे भी काटो उसको, चाहे आप सीधा काटो, ऐसे तिरछा काटो, आड़ा काटो, टेढ़ा टेढ़ा काटो, कैसे काटो, आपका जी करे वैसा काटो, हमेशा आपको दो बराबर के भाग मिलेंगे, ठीक है। ऐसी चीज जिसको आप कैसे भी काटो, कोई से भी प्लेन से काटो, आपको दो बराबर के भाग मिल जाएंगे, दो बराबर के भाग मिल जाएंगे। इस प्रकार की सिमेट्री को अपन रेडियल सिमेट्री या फिर अरीय समिति कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भैया कौन कौन से फाइलम इसके अंदर आ जाएंगे? मैंने कहा देखना ध्यान से, निडेरिया फाइलम इसके अंदर आ जाएगा, टीनोफोरा फाइलम इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। निडेरिया फाइलम, टीनोफोरा फाइलम, और उसके अलावा आपका अडल्ट इकाइनोडर्म आ जाएगा। और कौन आ जाएगा आपका? अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बनेगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत बार आता है, लगभग हर एग्जाम के अंदर ये अडल्ट इकाइनोडर्मेटा वाला फंसाता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो मैंने कहा आपसे पूछे कि एसिमेट्रिकल कौन है, तो पोरीफेरा। रेडियल सिमेट्री की बात करें, अरीय समिति की बात करें, तो हमेशा दो बराबर के भाग अपन को मिल जाएंगे, चाहे अपन कैसे भी किसी भी प्लेन से अपन को कट करें। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, अरीय समिति का एग्जांपल हो जाएगा निडेरिया, टीनोफोरा, ठीक है। और आपके अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, कौन है? अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है, उसके जो वेस्क मेंबर होंगे, जो अडल्ट मेंबर होंगे, वो उनकी सिमेट्री आपकी रेडियल सिमेट्री या फिर अरीय समिति होने वाली है। तीसरी जो प्रकार की है वो है आपकी द्विपार्श्व समिति। वो क्या आपकी? द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति का भी अंग्रेजी नाम लिख लेते हैं अपन, अंग्रेजी नाम लिख लेते हैं। थोड़ा सा पेन की साइज बढ़ाते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे दिखे। द्विपार्श्व समिति को कहते हैं अपन बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। बाइलेटरल बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। मतलब क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। मतलब वो सिंपल है। सिमेट्री का मतलब तुम लोग जान ही चुके हो कि भैया किसी भी चीज को दो बराबर के भागों में बांटे वही सिमेट्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। बाइलेटरल का मतलब क्या है? बाइलेटरल का मतलब है कि किसी एक प्लेन से काटने पर आपको दो बराबर के भाग मिल जाए। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कैसे काटोगे तो आपको दो बराबर के भाग मिलेंगे भाई। अगर मुझे ऐसे काटोगे ना बीच से, तो ऊपर का धड़ मेरा अलग है भाई, ऊपर छाती सिर आ रहा है, नीचे पैर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों धड़ क्या हो गए? अलग अलग हो गए, बराबर के धड़ आपको सेम धड़ नहीं मिले, ठीक है। तो करना क्या होगा आपको? अगर मुझे किसी एक प्लेन से काटोगे, जैसे अगर आप मुझे इसे बीचों बीच काटोगे ना, बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच अगर मुझे काटोगे, तब आपको दो बराबर के हिस्से मिल पाएंगे। तो मेरे अंदर कौन सी सिमेट्री है भाई? बाइलेटरल सिमेट्री है। समझ में आई क्या बात है? तो अगर किसी भी प्लेन से काटने पर, किसी भी तरीके से काटने पर अगर आपको बराबर के भाग नहीं मिल रहे हैं, एसिमेट्रिकल असमिति कह देंगे। और किसी भी कोई भी प्लेन से काटो, आपको हमेशा दो बराबर के भाग मिल जाएंगे, चाहे आधा टेढ़ा तिरछा मिर्चा कैसे काटो, आपको दो बराबर के भाग मिल जाएंगे। वो आपकी रेडियल सिमेट्री। और किसी एक प्लेन पे से काटने पर, किसी एक प्लेन से काटने पर आपको दो बराबर के भाग मिले, वो आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे मुझे सिर्फ इस प्लेन में आप काटोगे, ऐसे काटोगे, तभी आपको दो बराबर के भाग मिल पाएंगे, अन्यथा आपको दो बराबर के भाग नहीं मिल पाएंगे। समझ में आई बात है? इसको कहते हैं अपन बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जो द्विपार्श्व समिति है, इसका क्या है? प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कोर्डेटा तक जितनी फाइलम होगी आपकी, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्की हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और आपका कोडेटा। तो आपके प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कोर्डेटा तक जितनी फाइलम होगी, सब के अंदर क्या आएगी? बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी। भैया याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है? इंपॉर्टेंट चीज बनती है ये अडल्ट इकाइनोडर्मेटा और आपका लार्वल इकाइनोडर्मेटा। मुझे एक बात बताओ तुम लोग, कि आपका निडेरिया ज्यादा आपका एडवांस है कि आपका कोडेटा ज्यादा एडवांस है? हम कौन से के अंदर आते हैं? कोडेटा के अंदर आते हैं। तो इंसानों को तो ये लगता है ना कि मानव ज्यादा एडवांस है, ठीक है, और अपन को तो ये लगता है ना, हाँ तो अपन एडवांस है, ठीक है। तो यहाँ पर कोडेटा जो है ये ज्यादा एडवांस है, मतलब कोडेटा के अंदर जो चीज आ रही है वो ज्यादा एडवांस चीज है। मतलब क्या है? आपकी द्विपार्श्व समिति क्या है? ज्यादा एडवांस है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पर एक नोटिस करो कि बाकी सब तो ठीक है भैया, लेकिन इकाइनोडर्मेटा जो है ना, इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं, इनका जो लार्वा होता है ना, इनका लार्वा जो होता है उसके अंदर तो बाइलेटरल सिमेट्री या फिर द्विपार्श्व सममिति है, और इनका जो अडल्ट इकाइनोडर्मेटा है ना, जो बड़ा इकाइनोडर्मेटा जो वयस्क हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर रेडियल सिमेट्री या फिर अरीय सममिति है। मुझे एक बात बताओ, इनका लार्वा जो है ना, वो क्या है, ज्यादा एडवांस फीचर शो नहीं कर रहा क्या? बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, और ये बड़ा होने के बाद में क्या बन जा रहा है? गोबर बन जा रहा है, मतलब पीछे चला जा रहा है, रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। समझ में आई क्या बात? ठीक है, आई, ठीक है। तो इस तरीके को अपन क्या कहते हैं, जैसे एक होता है कोई चीज आगे प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, कोई इंसान प्रोग्रेस कर रहा है, जो क्या कहते हैं अपन, प्रोग्रेसिव कहते हैं ना, कोई इंसान आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में, उसे कहते हैं अपन प्रोग्रेसिव कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो पीछे आ रहा है भाई, ठीक है, ये तो क्या आ रहा है, इसका लार्वा तो एडवांस था, लेकिन ये जो बड़ा हुआ तो क्या हो गया, अरे ये सममिति इसके अंदर हो गई, तो पीछे आ रहा है, इसे कहते हैं अपन रेट्रोग्रेसिव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लार्वा से वयस्क का बनना, लार्वा से वयस्क अडल्ट का बनना, लार्वा से अडल्ट का बनना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे अपन कि लार्वा से अडल्ट तो बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, कैसा क्या कर रहा है, लार्वा से अडल्ट तो बन रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखा रहा है, रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव, ठीक है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका जो आपका लार्वा है वो तो द्विपार्श्व सममिति दिखा रहा है, और अरे ये सममिति आपका अडल्ट इकाइनोडर्मेटा दिखा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अडल्ट इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है तुम्हारा, अरीय सममिति, और लार्वल इकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है द्विपार्श्व सममिति। ये वाली बात याद होनी चाहिए। तो अपन ने क्या देख लिए, दो तरीके देख लिए वर्गीकरण करने के लिए। आपके एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं। सबसे पहले तरीका अपन ने कि कोशिकीय कौन है, अंग वाला कौन है, अंग तंत्र वाला कौन है, सबको अलग अलग कर दिया अपन ने। फिर अपन ने सिमेट्री के आधार पे उनको हमने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। बात करेंगे अपन पाचन तंत्र के आधार पे ना, पाचन तंत्र के आधार पे क्या करेंगे अपन, इनको अलग अलग अपन इनको ग्रुप्स में डालेंगे। जैसे कुछ आपके जो जीव हैं, कुछ आपके जो प्राणी हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर अनुपस्थित होता पाचन तंत्र, होता ही नहीं है। कुछ के अंदर अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है, और कुछ के अंदर पूर्ण होता है। अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। अनुपस्थित का मतलब क्या है, कि अब्सेंट है। कुछ ऐसे जीव है जिनके अंदर पाचन तंत्र जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है होता ही नहीं है। इसको क्या कहते हैं अपन, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का मतलब है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आपके कुछ आपके पास आप ऐसे जीव हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो होता ही नहीं है, अब्सेंट होता है। कुछ के अंदर क्या होता है, आपका इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट। कुछ के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, और कुछ के अंदर क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं कि कौन से जीव के अंदर अनुपस्थित है, एब्सेंट, पाचन तंत्र होता ही नहीं, उनको अपन एक ग्रुप में फेंक देंगे, और जिनके अंदर आपका इनकम्प्लीट होता है उनको अपन अलग कर देंगे, और जिनके अंदर कंप्लीट होता है उनको अपन अलग कर देंगे। तो ये अपने वर्गीकरण करने के तरीके हैं। अब बात करेंगे अपन अनुपस्थित किसके अंदर होता है, तो अनुपस्थित की बात करें तो आपकी पोरीफेरा जो फाइलम है ना, पोरीफेरा जो फाइलम है, इसके अंदर पाचन तंत्र नहीं होता। यहाँ पर अंतः कोशिकीय पाचन होता है। कैसा होता है, अंतः कोशिकीय पाचन होता है। यहाँ पर कोशिका के अंदर ही क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। यहाँ पर पाचन तंत्र नहीं होता। तो यहाँ पर एग्जांपल याद रखना, पोरीफेरा। फिर बात करें अपन इनकम्प्लीट पाचन तंत्र की, ठीक है, तो आपका आ जाएगा अपूर्ण जो पाचन तंत्र है, या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किसके अंदर होता है, तो एक ही यहाँ पर बाह्य द्वार होता है। तो जो आपके इनकम्प्लीट वाले हैं उनके अंदर क्या होता है, एक ही बाह्य द्वार होता है। जैसे हमारी बात करें, मानव की बात करें, तो मानव तो एडवांस है। तो मानव के अंदर जो पाचन तंत्र है उसमें खाने की जगह अलग है, निकालने की जगह अलग है, और दो द्वार है ना, खाने का अलग, निकालने का अलग है। यहाँ पर जो है ना, इनकम्प्लीट की मैं बात करूं, अपूर्ण की अगर मैं बात करता हूं ना, तो यहाँ पर एक ही बाह्य द्वार होता है। बाह्य द्वार का मतलब क्या है, बाहर निकलने का जो द्वार है वो एक ही होता है, उसी छेद से खाते हैं, उसी से निकालते हैं। ठीक बात है क्या? तो यहाँ पर एक ही छेद होता है, जिससे खाते हैं वहीं से निकालते हैं। ठीक बात है, चलिए। तो यहाँ पर जो पाचन होता है वो अंतः कोशिकीय तो होता ही होता है, कोशिका के अंदर तो कर ही सकते हैं। बाह्य कोशिका भी यहाँ पर होता है। मतलब बाह्य कोशिका का मतलब है कि कई सारी कोशिकाओं के बाहर भी क्या होता है, आपका पाचन होता है। एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि इनकम्प्लीट किस किस के अंदर होता है, तो स्लेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसलिए मैंने कहा सीक्वेंस में याद करोगे फायदे में रहोगे। तो आपका आपका जो
जो एब्सेंट किसके अंदर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो आपका पोरीफेरा के अंदर अनुपस्थित होता है। वहीं मैं बात करूं अपूर्ण की, तो सिलेंट्रेटा, ओटिनोफोरा की और प्लेटेलमेंथिस के अंदर क्या होता है, अपूर्ण होता है। और जब बात करें पूर्ण की, तो आपका पूर्ण या फिर कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसके अंदर होता है, जहां पर दो बाह्य द्वार होंगे। बाह्य द्वार का मतलब दो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होंगी, दो क्या होंगी, एक्सटर्नल ओपनिंग होंगी, दो द्वार होंगे यहाँ पर। तो बाह्य कोशिकीय यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कोशिका के अंदर नहीं होता, कोशिकाओं के बाहर डाइजेशन होता है, पाचन कोशिकाओं के बाहर होता है। और यहाँ पर जो है एस के एलिमेंट्री से लेकर कोडेटा तक जितने फाइलम हो गए, सबके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो एब्सेंट किसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर। आपका इनकम्प्लीट किसके अंदर, अपूर्ण किसके अंदर, आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और आपका प्लेटेलमेंथिस। फिर मैं बात करूं एस के एलिमेंट्री से लेकर कोडेटा, आपका पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, एक बार इनको रिवाइज कर लेना भाई। इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, पूरी एनसीईआरटी कवर है, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर बात करें अपन परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम दिख तो रहा है कलर, मेरे ख्याल से तो दिखना चाहिए, मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख ही रहा होगा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसके आधार पर भी क्या करेंगे अपन, वर्गीकरण करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, मैंने कहा खुला परिसंचरण तंत्र किसके अंदर होता है और बंद परिसंचरण किसके अंदर होता है। खुला परिसंचरण का मतलब क्या है, इसका मतलब समझा देता हूं। जैसे आपने क्यारी देखी होंगी गांव से सारे मेरे ख्याल से, और कोई नहीं है तो फिर भी देखी होंगी क्यारी, ठीक है। खेतों के अंदर क्यारियां बनाते हैं अपन, ठीक है। तो क्यारियां और एक फवारा सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं पानी देने के, या तो क्यारी से दे लो या फिर आप फवारे लगा लो, ठीक है। तो अगर आप क्यारी से पानी दे रहे हो तो क्या होता है, एक बड़ा पाइप है, ठीक है। बड़े पाइप में क्या करेंगे अपन, उसे क्या है धोरे में छोड़ देंगे। धोरा मतलब क्या है, जिसमें अपन ने प्लांट्स लगा रखे हैं, प्लांट अपन ने लगा दिए, साइड में अपन ने क्या लगा दी, थोड़ी सी अपन ने मिट्टी से क्या लगा दी, उसके बाउंड्री बना दी। और क्या करेंगे, बड़े से पाइप पाइप लेंगे पानी का और उस क्यारी में छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, पानी बड़े से पाइप को क्यारी में छोड़ दिया, और सारे जो प्लांट्स हैं उनको क्या है, उस क्यारी को अपन भर देंगे तो सारे प्लांट्स जो पानी में डूब जाएंगे, ठीक है। सबको पानी मिल गया भैया। दूसरा फवारा सिस्टम, खेतों के अंदर देखा होगा फवारा सिस्टम, जो इसमें फवारे लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर जो है छोटी छोटी दूरी पर क्या है, फवारे लगे होते हैं, और उससे क्या है, प्लांट्स को पानी दिया जाता है। मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि कौन से मेथड के अंदर पानी का वेस्टेज कम होता है और प्लांट्स को पानी भी मिल जाता है, तो आपका आंसर आएगा कि भैया फवारा सिस्टम जो होता है ना, उसके अंदर प्लांट्स को पानी भी मिल जाता है और पानी जो है वो ज्यादा इफिशियंटली यूज होता है वहां पर, ठीक है। तो सेम यहां पर मैं बात करूं, जो खुला परिसिंचन होता है ना, वो आपका क्यारी वाला सिस्टम है, और जो आपका बंद परिसिंचन है ना, वो आपका फवारा सिस्टम है, ठीक है। समझिएगा इसको ध्यान से। मैंने कहा क्या है, इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या, थोड़े से अपन यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी अपन यहाँ पर बात कर लेंगे। जैसे खुला परिसंचरण तंत्र की मैं बात करूं, तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, दिल बना दिया, ठीक है भैया। आपने दिल बना दिया, दिल बनाने के बाद में यहाँ से क्या निकलेंगी, पाइप निकलेंगी। एग्जाम्पल ऑफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगी, बड़ी पाइप निकलेगी, और ये बड़ी पाइप जो है ना, वो आगे जाके, ये जो बड़ी पाइप है ना, एक सेकेंड, ठीक है। अपन को यहाँ पोज लेना पड़ेगा, बिकॉज लाइट जो है वो चली गई, इसी मैंने लाइव क्लास नहीं ली, ठीक है। तो अपन पोज लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। तो यार अपन है ना दिल बना रहे थे, ठीक है। और मैं आपको खुला प्रशिक्षण और बंद प्रशिक्षण समझा रहा था, बीच में लाइट का थोड़ा सा हुआ, चलता है भाई। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो थोड़ा लाइट का भी करेंगे इंतजाम। क्या है यार तुम लोग ऐसे कर रहे हो, आ जाओ। यहाँ पर देखो, ये अपना हार्ट है, मतलब अपना जिसका भी ये प्राणी है उसका हार्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, एक बड़ा पाइप निकलेगा, और वो बड़ा पाइप जाके एक खुले एरिया में खुल जाएगा। वो बड़ा पाइप जाके खुले एरिया में खुल जाएगा, और उस खुले एरिया में क्या होंगे, आपके अंग होंगे, है ना। उस खुले एरिया में क्या होंगे, सारे अंग होंगे, है ना। इसमें क्या होंगे, सारे अंग होंगे। तो सारे अंगों को क्या मिल गया, एक साथ में ही ब्लड मिल गया। ऐसा नहीं होगी कि इसमें बहुत सारी आपकी वेन्स होंगी, शिराएं होंगी, धमनियां होंगी। वेन्स आर्टरी यहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ी सी शिरा होगी, ठीक है, या फिर धमनी होगी, वो आगे एक खुले एरिया में खुल जाएगी, खाली स्पेस में खुल जाएगी। उसमें क्या है, आपके अंग होंगे, सबको ब्लड एक साथ में मिल जाएगा, सब नहा लेंगे ब्लड में, और उसके बाद में ब्लड वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कैरी वाला सिस्टम हो गया। ये क्या है आपका, क्यारी वाला सिस्टम है।
ठीक है, क्यों कैरी वाला सिस्टम क्यों है? बड़ा सा पाइप लिया अपन ने, उसमें यहाँ पर अपन ने कैरी में क्या लगा रखे थे? पौधे लगा रखे थे, सबको क्या मिल गया? पानी मिल गया, ठीक है, सही बात है क्या? वैसे सिस्टम है। बंद परिसंचरण की अगर अपन बात करें तो वो कैसा होता है, वो देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ? हृदय बना लेता हूँ, भैया बना लिया आपने हृदय। मैंने कहा उसके बाद में क्या होगा? यहाँ से क्या निकलेंगी? आपकी धमनी निकलेगी, और ये धमनी जो है आगे जाके धमनिकाओं में, ठीक है, आर्टरियोल्स में क्या होगी? आपकी डिवाइड हो जाएगी पतली पतली और पाइपों में, ये जाके और पतली पतली पाइपों में क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से क्या है, पूरे शरीर में क्या है, ये आपकी नसें जो है ना, आपकी धमनी और शिराएं जो है वो फैली हुई होती हैं, तो ये फव्वारा सिस्टम की तरह काम करता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाइए, तो खुला परिसंचरण इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओपन ओपन सर्कुलेशन, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या है आपका? ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्या है आपका? क्लोज्ड। ये क्या है आपका? क्लोज्ड, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा खुला परिसंचरण जो इसके एग्जांपल्स क्या है, कौन कौन से आपके फाइलम जो जिनके अंदर खुला परिसंचरण पाया जाता है? तो आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया और हेमिकोडेटा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, याद रखना भाई, ये जो आपके हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, इनके अंदर खुला परिसंचरण पाया जाता है। बाकी जो आपके बंद परिसंचरण वाले हैं तो एनेलिडा और आपका वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा कौन होते हैं? मैंने कहा कोडेटा फाइलम जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको। वर्टिब्रेट्स हम भी वर्टिब्रेट ही हैं, ठीक है, कशेरुकी की, ठीक है। तो ये आपके क्या बंद परिसंचरण के एग्जाम्पल हो गए, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अपन, अब बात करें अपन शारीरिक संगठन की बात करें, ठीक है। अपन किसकी बात करेंगे? शारीरिक संगठन की बात करेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिएगा एक होता है आपका द्विकोरिक जिसको अपन अंग्रेजी में डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और एक होता है आपका त्रिकोरिक जिसको अंग्रेजी में अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा नाम क्या है? द्वि 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 मतलब यहाँ पर क्या होंगी? दो परतें होंगी डिप्लोब्लास्टिक, दो परतें यहाँ पर होंगी। कौन कौन सी? एक आपकी होगी एक्टोडर्म और एक होगी आपकी एंडोडर्म है, ठीक है। तो इनका जो शरीर है ना, जो आपके द्विकोरिक जो जीव होंगे, जो डिप्लोप्लास्टिक होंगे, इनकी जो बॉडी है वो दो परतों से बनी हुई है भाई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यहां पर देखिएगा, जैसे जो सबसे बाहर वाली परत है वो क्या है आपकी? एक्टोडर्म है, और जो सबसे अंदर वाली परत है वो क्या आपकी? एंडोडर्म है। भैया बीच में क्या है? यहाँ इन दोनों परतों के बीच में क्या है? मैंने कहा इन दोनों परतों के बीच में मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा एनसीईआरटी वाला, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके अंदर क्या है? मीजोग्लिया है, ठीक है। बाहर वाली परत एक्टोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है, बीच में क्या है आपकी? मीजोग्लिया। ये क्या है आपका? द्विकोरिक है ना। तो ये परत नहीं, इसको परत में मीजोग्लिया को पूरी तरह परत नहीं काउंट करते अपन, दो ही परतें हैं यहाँ पर, है ना। इधर देखो, द्विकोरिक की अपन सॉरी त्रिकोरिक की अपन बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीन परतें होंगी। एक होगी आपकी एक्टोडर्म, ठीक है, एक होगी आपकी एंडोडर्म। भैया ये दो तो वहां भी थे, मैंने कहा यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा आ गई, क्या आपकी? मीजोडर्म है। कौन सी आ गई? मीजोडर्म है। तो वहां पर तीन परतें इसलिए कहते हैं इसको त्रिकोरिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर कह देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा एक परत हो गई आपकी एक्टोडर्म होगी, एक आपकी एंडोडर्म होगी, मीजोडर्म होगी, और एक आपकी एंडोडर्म होगी। तो यहाँ पर प्रॉपर तीन परतें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये क्या है आपका? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इनके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। डिप्लोब्लास्टिक या फिर द्विकोरिक का एग्जांपल क्या है? तो आपके दो फाइलम निडेरिया और टीनोफोरा। कौन है आपके? निडेरिया और टीनोफोरा किसके एग्जाम्पल है? के डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल है, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्ट का एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लेटी एलिमेंथिस से लेके कोडेटा तक। प्लेटी एलिमेंथिस से लेके कोडेटा तक जितने भी आपके फाइलम है, सबके सब क्या है आपके? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटी एलिमेंथिस से लेके कोडेटा का मतलब क्या है? प्लेटी एलिमेंथिस, एस्के एलिमेंथिस, आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो ये सारे किसके अंदर जाएंगे? आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। बाकी निडेरिया और टीनोफोरा आपके डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये डायग्राम भी देख लो, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम अपन कर लें तो ज्यादा अपने लिए बेटर रहेगा। हो जाएगा क्या तुम भाई? 200% मेरा ऐसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये परत एक तो ये वाला दिख रहा होगा, एक आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा। ये आपका जो पहला डायग्राम है ये आपका डिप्लोब्लास्टिक का, ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक का है। फर्क क्या देखना ध्यान से, पहले डायग्राम के अंदर आपको एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली परत है वो आपको क्लियर दिख रही होगी, एक्टोडर्म क्लियर दिख रही होगी, और जो अंदर वाली परत है ये भी आपको क्लियर दिख रही होगी। बीच में आपको जो पिंक कलर में जो आपको भरा हुआ जो मटेरियल दिखाई दे रहा है ना, जो पिंक कलर में बीच में आपको मटेरियल भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह परत नहीं बन पाया है। ये क्या है आपका? पूरी तरह परत नहीं बन पाया है। ये
क्या आपकी मीजोग्लिया है। ये क्या है? मीजोग्लिया। ये मीजोडर्म बन नहीं पाई है, ये मीजोग्लिया है। और यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखना भाई कि बाहर वाली परत एक्टोडर्म हो गई, अंदर वाली आपकी एंडोडर्म हो गई, अंदर वाली एंडोडर्म, बाहर वाली आपकी एक्टोडर्म, और बीच में आप देखोगे ना जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये भी क्या है? आपकी एक परत बन चुकी है, इसको अपन मेसोडर्म कह देंगे। ठीक बात है क्या? तो यहाँ पर 3 परतें ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई। चलिए, अगला टर्म आती है परगुहा या फिर सीलोम। ठीक है, परगुहा या फिर सीलोम। पहली बात तो ये परगुहा या फिर सीलोम होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे अपन। तो मैंने कहा मेसोडर्म, मेसोडर्म जो बीचली परत है, मेसोडर्म से आच्छादित, आच्छादित मतलब कवर्ड, ठीक है, शरीर की गुहा। ठीक है, शरीर की गुहा मतलब बॉडी की कैविटी। ठीक है, तो मेसोडर्म से आच्छादित शरीर की गुहा, जिसको अपन देह गुहा या फिर परगुहा कहेंगे, सीलोम कहेंगे। भैया मोटा मोटी बात आप आसानी से बता दो ना, तो मैंने कहा इधर देख, आसानी से बताता हूँ तुझे। चलो यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेंगे अपन। ठीक है, जैसे अपन किसी की बॉडी बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं बॉडी। ठीक है, तो ये कोई किसी का मैंने बॉडी बना लिया, अच्छा भैया, इसके शरीर में क्या होगी? बीच में क्या होगी? आपकी एलिमेंट्री केनाल होगी। ठीक है, आपकी आहार नाल होगी। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल होगी। भैया बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो आपकी ये दूरी है ना, ये जो आपके शरीर के अंदर वाली जो आपकी आपकी क्या हो गई? एलिमेंट्री केनाल, जो आपकी एंडोडर्म, ठीक है, ये आपकी बाहर वाली दीवार हो गई, शरीर की बाहर वाली दीवार। इन दोनों के बीच में जो खाली जगह बच गई ना, ये जो आपकी स्पेस बच गई ना, इसको क्या कहेंगे अपन? इसी को क्या कहते हैं? ये जो बीच में की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यही क्या है आपकी? इसी को अपन परगुहा कहते हैं। ये जो खाली जगह है, इसी को क्या कहते हैं अपन? परगुहा या फिर सीलोम कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम से मैं आपको अगर और क्लियर करना चाहूं तो यहाँ पर मैं दिखाता हूं आपको। जैसे जैसे यहाँ पर देखिएगा आप। ठीक है, ये सबसे बाहर वाली परत आपकी क्या हो गई? एक्टोडर्म। ठीक है, ये बीच वाली परत क्या हो गई आपकी? एंडोडर्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैं एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, इधर देखो, ये सबसे बाहर वाली परत क्या आपकी? एक्टोडर्म हो गई। ये बीच वाली परत क्या हो गई आपकी? एंडोडर्म हो गई। और ये जो आप पिंक कलर वाली मैंने आपको बताई थी, ये क्या है आपकी? मीजोडर्म है। ये मीजोडर्म है और ये भी मीजोडर्म है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों इस मीजोडर्म और ये मीजोडर्म के बीच में क्या है? खाली जगह भी आपको दिख रही होगी। मैंने कहा इसी खाली जगह क्या कहते हैं अपन? परगुहा या फिर सिलोम कहा जाता है। ये जो खाली जगह है मीजोडर्म के बीच में, मीजोडर्म के बीच में जो खाली जगह, उसको क्या कहेंगे अपन? सिलोम कहेंगे। तो डेफिनेशन भी तो अपनी यही कहती है, डेफिनेशन भी तो अपनी यही तो कहती है। क्या कहती है अपनी डेफिनेशन? कि भैया मेसोडर्म से आच्छादित, मेसोडर्म से आच्छादित मतलब मेसोडर्म से कवर्ड, मेसोडर्म से कवर्ड शरीर की गुहा, मेसोडर्म से कवर्ड शरीर की गुहा, क्या कहेंगे इसको? देह गुहा या फिर परगुहा, इसको बॉडी कैविटी या फिर अपन सिलोम कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप ध्यान से, इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो आपकी ये गुहा जो है ना, ये जो खाली जगह कैविटी जो है, ये आपकी खाली जगह जो है, ये आपकी मेसोडर्म से दोनों तरह से क्या है? कवर्ड है। इस तरफ से भी मेसोडर्म से कवर्ड है, इस तरफ से मेसोडर्म से कवर्ड। ठीक बात, चलिए, ये तो हो गई आपकी सिलोम, इसको कहेंगे अपन सिलोम कहेंगे, है ना। एक होती है स्यूडोसिलोम। क्या है? स्यूडोसिलोम। स्यूडो का मतलब क्या है? कि पूरी तरह सिलोम नहीं है। क्या है? पूरी तरह सिलोम नहीं है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये बाहर वाली आपकी एक्टोडर्म, ये बीच वाली आपकी एंडोडर्म, और साइड में आप देखोगे यहाँ पर ये क्या है आपकी? मीजोग्लिया। ठीक है, ये क्या है आपके? मीजोग्लिया। यहाँ पर मीजोडर्म पूरी तरह नहीं बनी है, तो ये जो खाली जगह हुई ना, ये क्या है आपकी? स्यूडोसिलोम है। पूरी तरह सिलोम कब कहते हैं इसको? परगुहा कब कहते हैं? जब ये आपकी मेसोडर्म परत से क्या है? आच्छादित रहती, कवर्ड रहती। लेकिन यहाँ पर ये कवर्ड नहीं है, इसलिए इसको स्यूडोसिलोम कह दिया अपन ने। अगली है आपकी एसिलोम, है ना। एक होती है आपकी एसिलोम, जिसके अंदर आपकी सिलोम होती नहीं है ना। अब आगे अपन अपने टेक्स्ट पे आएंगे ना। आ जाओ। तो मेसोडर्म से कवर्ड जो आपकी शरीर की गुहा होगी, उसको अपन क्या कहेंगे? देह गुहा या फिर परगुहा या फिर सिलोम कहेंगे। वे एक कुछ जीव होते हैं आपके एगुहिए। एगुहिए का मतलब क्या है? जिनके अंदर सिलोम नहीं होती, अंग्रेजी में इनको एसिलोमेट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको? एसिलोमेट कहा जाता है। यहां पर अपन बात करेंगे, अंग्रेजी में इनको एसिलोमेट कहेंगे, एसिलोमेट कहेंगे। ठीक है, और कूट गुहिक का मतलब क्या है? वही आपका स्यूडोसिलोम। ठीक है, क्या होता है? स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम। ठीक है, वही मैं बात करूं, पर गुहिक का मतलब क्या है? आपका सिलोमेट, सिलोमेट।
ठीक है। तो सिलोमेट का मतलब क्या है, जिनके अंदर सिलोम पाई जाएगी। सिलोम मतलब आपको बता ही दिया मैंने आपको, जिसके अंदर खाली जगह जो मेसोडर्म से आच्छादित होगी, कवर्ड होगी, उसको अपन सिलोमेट कहेंगे। तो सिलोमेट कौन से आपके एनेलिडा से आपके लेके कोर्डेटा तक है। एनेलिडा से लेके कोर्डेटा तक जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है आपके सिलोमेट हैं। ठीक है बात है क्या, परगुहिक है, सिलोमेट है, एनेलिडा से लेके कोर्डेटा तक है। और जो कूटगुहिक कौन हो जाएंगे, सीडो सिलोमेट कौन होंगे, जो आपके एस्केलमेंथिस वाले जो मेंबर होंगे ना, एस्केलमेंथिस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कूटगुहिक या फिर सूडोसिलोमेट कह देंगे। और जो बात करें एगुहिए या फिर एसिलोमेट की अगर अपन बात करें तो आपके प्लेटी एलिमेंथिस वाले जो है ना, प्लेटी एलिमेंथिस के जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके एगुहिए हो जाएंगे, एसिलोमेट हो जाएंगे। इनके अंदर किसी प्रकार की सिलोम नहीं पाई जाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाई कि एसिलोमेट कौन सा, जिनके अंदर सिलोम एब्सेंट होगी या फिर परगुहा जो है वो आपकी एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी, तो आपको प्लेटी एलिमेंथिस हो जाएगा। कूटगुही का एग्जांपल आपका एस्केलमेंथिस हो जाएगा, परगुही का एग्जांपल एनिला से लेकर कोर्डेटा तक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला है आपका खंडी भवन। तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं कि जीवों को वर्गीकरण कैसे किया, जो आपके प्राणी जगत के जो प्राणी हैं इनका अलपन अलग अलग इनको ग्रुप्स में कैसे रखा, तो वो अपन वर्गीकरण देख रहे हैं। अगला है खंडी भवन, अंग्रेजी में इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी बॉडी में इस प्रकार के सेगमेंट्स बने हुए हैं, इस प्रकार के सेगमेंट्स बने हुए हैं, देखो सेगमेंट्स आपको है ना, तो खंड बने हुए हैं ना, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, इसको क्या कहते हैं अपन सेगमेंटेशन या फिर खंडी भवन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बाह्य तथा बाह्य मतलब एक्सटर्नल तथा आंतरिक मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ओर खंड होंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बाहर की ओर तो खंड बन ही रहा है, ये बाहर की साइड से तो अपन को खंड दिखाई देगा, अंदर की ओर में क्या है, एक खंड बन गया है। तो भाई बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों साइड में क्या बन, यहाँ पर बन रहा है सेगमेंट बन रहा है, खंड बन रहा है, जो कहते हैं अपन खंडी भवन या फिर सेगमेंटेशन कहते हैं। अंगों का यहाँ पर रिपीटिशन होता है, यहाँ पर क्या होगा आपके अंगों का क्या होगा, रिपीटिशन होगा। एग्जाम्पल की बात करें खंडी भवन का एग्जाम्पल ध्यान में रखना क्या है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा ये तीन ऐसे फाइलम है जिनके अंदर खंडी भवन सेगमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है। याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सेगमेंटेशन कौन कौन से फाइलम के मेंबर्स हैं, इनके एग्जांपल भी आपको पूछ सकता है कि आपके आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, कोडेटा जो है इनके अंदर खंडी भवन पाया जाएगा। तो इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहां से पूछता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन हृदय की। ठीक है, तो हृदय किसके अंदर कैसा है, तो मैंने कहा एक होता आपका दो चेंबर वाला हृदय, दो चेंबर, टू सी का मतलब क्या है, दो चेंबर, दो चेंबर का मतलब दो कक्षीय हृदय। ठीक है, दो कक्षक जिसके अंदर होंगे। तीन सी का मतलब क्या है, थ्री चेंबर्ड हार्ट, जिनके अंदर तीन कक्ष होंगे। और चार चेंबर हार्ट, जिनके अंदर चार कक्ष होंगे। अपन ने मानव का हृदय पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना, मानव के हृदय के अंदर कैसे कितने हार्ट आपके चेंबर थे, कितने कक्षक थे भैया, वहां पर आपके चार कक्षक थे। ठीक है, तो दो कक्षक वाले कौन से हो जाएंगे, दो चेंबर वाले हार्ट किसके अंदर होंगे, आपकी मछलियां जो है उनके अंदर दो चेंबर वाला हार्ट होगा। तीन चेंबर वाला तीन कक्षीय हृदय किसके अंदर होगा, आपके उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप जो आपके हैं, आगे पर पढ़ेंगे इनको डिटेल में, उनके अंदर तीन चेंबर्ड का हार्ट होगा। और जो आपकी फोर से की बात करें, फोर चेंबर हार्ट जो है वो आपके पक्षी हो गए। ठीक है, आपके स्तनधारी मतलब ममल्स हो गए। क्रोकोडाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मगरमच्छ जो है आपका क्रोकोडाइल, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। मैंने कहा जब क्रोकोडाइल जो आपका मगरमच्छ होता है ना, वो किसके अंदर आता है, सरीसृप जो आपकी क्लास है, जो सरीसृप वर्ग जो है ना उसी के अंदर आता है। रेप्टाइल जो क्लास है, रेप्टाइलिया जो क्लास है उसी के अंदर आता है कौन, क्रोकोडाइल या फिर आपका मगरमच्छ। लेकिन इसके अंदर देखो सरीसृप जितने भी आपके हैं, जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं, सांप वाप, सबके अंदर क्या है आपका तीन चेंबर का हार्ट है। ये भी आपका होता तो क्या है, आपका सरीसृप ही है, लेकिन इसके अंदर चार चेंबर का हार्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो जाएगा, जो कि आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब आते हैं पृष्ठ रज्जु पे, नोटोकॉर्ड पे आते हैं। ठीक है, अपन एक एक फाइलम स्टार्ट करेंगे, पृष्ठ रज्जु पढ़ने के बाद में एक एक फाइलम को अपन उठा लेंगे। मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो आपकी पृष्ठ रज्जु या फिर जो नोटोकॉर्ड है वो कहां से उत्पन्न होती है, इसका ओरिजिन कैसा है, मैंने कहा मेसोडर्म से इसका ओरिजिन होता है। इसकी उत्पन्न कैसा होता है, मेसोडर्म से ये उत्पन्न होती है। ये शलाका रूपी है, शलाका रूपी का मतलब क्या है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। जो आपकी नोटोकॉर्ड है कैसी होती है, रोड जैसी होती है, आपकी शलाका रूपी होती है। अब मैं बात करूं जिनके अंदर ये पृष्ठ सतह में आपकी डोर्सल साइड में कौन नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, जिनकी पृष्ठ सतह मतलब डोर्सल साइड के अंदर पीछे की ओर डोर्सल साइड में आपकी नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, उनको अपन कोर्डेट कह देंगे, रज्जू की कहेंगे हिंदी में। और जिनके अंदर ये डोर्सल साइड में एब्सेंट होगी उनको अपन नॉन कोर्डेट, रज्जू की कह देंगे।
वापस बोलूंगा, मैंने कहा अपन किसकी बात कर रहे हैं, पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड की अपन बात कर रहे हैं। तो आपके मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, कहां से उत्पन्न होती है, मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, शलाका रूपी रोड लाइक होती है। और यहां पर ध्यान से सुन लेना, जिनके पृष्ठ सतह डोर्सल साइड में, जिनके डोर्सल साइड में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी उनको अपन क्या कह देंगे, कोडेट कह देंगे। जिनके अंदर नहीं पाई जाएगी उनको अपन नॉन कोडेट कह देंगे। तो अपन ने याद किए 11 फाइलम, अपन ने याद किए, जो पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक जो 10 फाइलम है वो आपके नॉन कोऑर्डिनेट है, क्योंकि उसके अंदर ये आपकी नोटोकोड नहीं पाई जाती है। और बाकी जो आपका कोऑर्डिनेटा फाइलम बच गया वो क्या है, आपका रज्जु की है, उसके अंदर आपकी नोटोकोड पाई जाती है। तो 10 फाइलम आपके नॉन कोऑर्डिनेट के हो गए, एक फाइलम आपका कोऑर्डिनेटा का हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ये अपन ने क्या कर ली, बेसिक बातें कर ली, जो जनरल बातें हैं, कॉमन बातें जो थी वो सारी अपन ने लगभग कर ली। एक निषेचन की बात अपन और करेंगे, फिर अपन एक एक फाइलम अपना उठा लेंगे, है ना, क्योंकि फाइलम अपन कर लेंगे तो अपने लिए इंपॉर्टेंट वही है कि फाइलम को, क्योंकि जो कॉमन बातें थी वो अपन ने एक साथ में अलग से कर लिया ना। निषेचन की बात और कर लेते हैं यहाँ पर। बाह्य निषेचन किस किसके अंदर होगा, बाह्य निषेचन का मतलब निषेचन का मतलब होगा फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होगा, आंतरिक निषेचन किसके अंदर होगा, और दोनों किसके अंदर होंगे वो देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो बाह्य निषेचन की अपन बात करें, जो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो होगा आपका सिलेंट्रेटा के अंदर, टीनोफोरा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर और हेमिकोडेटा के अंदर। किसके अंदर, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के अंदर क्या होगा, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बाह्य निषेचन होगा। आंतरिक निषेचन जो बॉडी के अंदर निषेचन होता है, जैसे मानव की बात करें, मानव में कैसे निषेचन होता है, शरीर के अंदर होता है ना फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन किसके अंदर होगा, प्लेटी एलिमेंथिस, एसके एलिमेंथिस और आपका पोरीफेरा के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा दोनों, दोनों किसके अंदर होंगे, एनेलिडा और मोलस्का के अंदर, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे और बात करेंगे, ठीक है। इधर आओ, एक क्वेश्चन और पूछता है, समुद्रवासी एक्सक्लूसिवली मराइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी की। अगर आप लाइंस देखोगे ना तो आपको मजा आएगा भाई। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मराइन, ऐसे जीव जो सिर्फ आपको समुद्र में मिलेंगे, वो कहीं नहीं मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ समुद्रवासी होंगे। ये तीन आपको याद रखने, टीनोफोरा के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मराइन है, ठीक है, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। इकाइनोडर्मेट हो गए, सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मराइन है, समुद्रवासी है। हेमिकोडेटा के जितने मेंबर है सारे के सारे समुद्रवासी हैं, ठीक है। द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कौन कौन है, एकलिंगी कौन कौन है। द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी का मतलब जिनके अंदर सेक्स जो है वो सेपरेट नहीं है। सेक्स सेपरेट मतलब मेल फीमेल अलग अलग शरीर में नहीं है, सेक्स वहां पर सेपरेट नहीं है, तो यहाँ पर ये द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहेंगे इनको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, आपकी पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटी एल्मेंथिस हो गया, है ना। और अर्थवोम और लीच, अर्थवोम और जो लीच है ये किसके मेंबर है, एनेलिडा के मेंबर है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, आपके इसमें सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल से। एकलिंगी की बात करें, जो ये आपके यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, और यहाँ पर सेक्स सेपरेट होते हैं। बाकी जो बच गए, इनके अलावा जो बाकी बच गए वो सारे आपके एकलिंगी हो जाएंगे। अब अपन एक एक फाइलम को पढ़ेंगे, ये अपन ने कॉमन बातें कर ली। अगर आपको ये कॉमन बातें याद होती है ना तो मेरे भाई लगभग बातें आपने कर ली है इस चैप्टर की, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत ये बढ़िया तरीका है, अपने सारी की सारी कॉमन बातें जो है एक साथ में कर ली है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहोगे, ठीक है, तो मैंने इनका रिवीजन भी बाद में कर लेंगे, है ना। पोरीफेरा, पोरीफेरा जो फाइलम है, पहला फाइलम, इसको स्पंज भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इनको स्पंज भी कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः कैसे होते हैं ये, लवणीय होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, सामान्यतः कैसे होते हैं ये, लवणीय होते हैं। लवणीय मतलब क्या है, आपके मराइन वाटर के अंदर रहते हैं। कौन, आपके पोरीफेरा। शरीर का इनका जो आधार है, इनका जो बॉडी का जो बेस है वो किसका बना हुआ होता है, कंकाल का बना होता है, स्केलेटन का बना हुआ होता है, कंकाल का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो इनका कंकाल है वो किसका बना हुआ होता है, वो कटिकाओं और स्पॉन्जिन तंतुओं का बना हुआ होता है। जो अंग्रेजी माध्यम के देख रहे हैं, मैंने कहा इनका जो शरीर का जो बेस है वो किसका बना हुआ होता है, वो स्केलेटन का बना हुआ होता है। और इनका जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, वो आपकी कटिकाओं और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है, ठीक है। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, कटिकाओं को अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है। वापस बोलूंगा, पोरीफेरा को क्या कहते हैं, स्पंज, स्पंज भी कहा जाता है पोरीफेरा फाइलम को। सामान्यतः कैसे होते हैं ये, लवणीय होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं ये, लवणीय होते हैं। उसके अलावा इनकी जो बॉडी का जो बेस है
वो कैसा, इनका जो आधार है कंकाल, आधार जो किसका बना हुआ होता है, इनका जो बॉडी का बेस है वो कंकाल का बना हुआ होता है, और कंकाल किसका बना होता है, कटिकाओं और स्पाइंजीन तंतुओं से बना हुआ होता है। ठीक है, लिंग इनमें पृथक नहीं होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, लिंग इनमें सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल फीमेल अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो लिंग इनमें पृथक नहीं होते, अलग अलग सेपरेट नहीं होते, तो सेक्सेस नोट सेपरेट, सेक्स यहाँ पर सेपरेट नहीं होते हैं। फिर बात करें अपन पोरीफेरा फाइलम के अंदर जनन की, अगर अपन बात करें, जनन मतलब रिप्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन जो कैसा होता है, यहाँ पर अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, दोनों प्रकार के आपको रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन जनन जो है रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात कर लेना, यहाँ पर अपन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर अलैंगिक मतलब आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किससे होता है, वो विखंडन द्वारा होता है। भैया विखंडन क्या होता है, मैंने कहा विखंडन का मतलब आपका फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। तो जीव क्या होगा, ये मान लो कोई जीव है, ये एक जीव है, ये क्या टूट जाएगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, अलग अलग खंडों में टूट जाएगा, इसको कहते हैं विखंडन, और खंडों में टूट के एक नया जीव बना लेगा, इसी चीज को कहते हैं विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जनन होता है, अलैंगिक भी हो सकता है और लैंगिक भी हो सकता है। अलैंगिक जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, विखंडन द्वारा या फिर फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा। और जो बात करें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की अगर अपन बात करें तो युग्मकों द्वारा होता है। कैसा होता है, युग्मकों द्वारा होता है। तो अब सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मानव के अंदर भी युग्मक बनेंगे, मेल का अलग फीमेल का अलग, और उसके बाद रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पोरीफेरा फाइलम के अंदर, उसको कहते हैं अपन जल परिवहन तंत्र। क्या होता है, जल परिवहन तंत्र। ठीक है, तो इनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, जल परिवहन तंत्र। इसको मैं अलग से बना दूं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में मेरे ख्याल से आएगा। थोड़ा सा अपन स्पेस देख लेते हैं, इधर पड़ी है स्पेस तो ठीक है, वहां पे ऐड करना पड़ेगा अपन, नहीं है क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं, पेज ऐड कर लेंगे अपन। चलिए पेज ऐड ले लेते हैं, न्यू पेज। आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में, रूप कोई इरा के चिठाने तुम की समझ में। ओके, व्हाइट कलर में आएगा ये, ब्लैक कर लेते हैं इसको। चलो व्हाइट में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट में लिख लेते हैं। अपन को डायग्राम बनाने से मतलब, कलर इसमें रेड दिख जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा ना, दिख रहा है क्या व्हाइट, दिख तो रहा है, ब्लैक कर लेते हैं बट एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ब्लैक, चलिए यहाँ देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है क्या? ठीक, ध्यान से देखिएगा, जो मैं बना रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये अपन एक पोरीफेरा का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से काम कर होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैंने कहा ये पोरीफेरा है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, इसके बॉडी के अंदर यहाँ पर छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बिल्कुल हमें छेद दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ये जो छिद्र है, इनको क्या कहते हैं अपन, इन छिद्रों को कहते हैं अपन ओस्टिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं।
ठीक है। जो यहाँ पर आपको जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहते हैं अपन, ओस्टिया कहा जाता है। ठीक है भैया, ओस्टिया कहते हैं। मैंने कहा इनकी जो शरीर के अंदर आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, ये वाली खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं अपन, स्पोंजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, इस खाली जगह को क्या कहते हैं अपन, स्पोंजोसील कहा जाता है। स्पोंजो स्पोंजोसील या फिर स्पंज गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं ना, स्पोंजोसील कैविटी या फिर स्पंज गुहा कहा जाता है। कोई बात नहीं है भैया, जो छिद्र है इनको ओस्टिया कहा, जो अंदर की जो खाली जगह इसको क्या कहा अपन ने, स्पोंजोसील कैविटी या फिर स्पंज गुहा कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैंने कहा जो आपको ऊपर जो ये छिद्र दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला छिद्र, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको ओस्क्यूलम कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओस्क्यूलम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जो शरीर के अंदर वाली जो एक जगह है ना, अंदर वाली जो ये जगह है ना, यहाँ पर क्या लगी हुई होती है, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं लगी हुई होती हैं, जिन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, उन कोशिकाओं पर कहते हैं कोलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलर सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लगी हुई होती है, कोलर सेल्स लगी हुई होती है ना, यहाँ पर ये कोलर सेल्स बना रहा हूं, ये क्या लगी हुई है, कोलर सेल्स लगी हुई है। ठीक है भैया, कोलर सेल्स लगी हुई हैं। चलिए इनका भी नाम लिख देते हैं। ये क्या है आपकी, क्वानोसाइट, इनको क्वानोसाइट या कोलर सेल कहा जाता है। कोलर सेल कहा जाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने कहा अब होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अब यहाँ पर छिद्र है इसके अंदर, तो ये पानी का जीव है, पानी में रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी यहाँ पर अंदर एंट्री लेगा। क्या लेगा, पानी अंदर एंट्री लेगा। कहां से एंट्री लेगा पानी, ये जो ओस्टिया छिद्र है ना, ये जो ओस्टिया छिद्र है, ये सारे क्या ओस्टिया छिद्र है, इन ओस्टिया छिद्र से क्या लेगा, पानी की एंट्री होगी। अच्छा भैया, पानी की एंट्री होगी, पानी की जो एंट्री है उस पानी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होगी, उसके अंदर खाना भी होगा। ठीक है, उसके अंदर सारे पोषक तत्व होंगे। तो ये जो पानी जो इसके अंदर एंट्री ले ली उसने, फिर पानी कहाँ जाएगा, इस छेद के द्वारा एंट्री ली, तो पानी कहाँ जाएगा, इस कैविटी के अंदर, जो खाली जगह इसके अंदर जाएगा, स्पोंजोसिल कैविटी या फिर स्पंज गुहा के अंदर पानी चला जाएगा। बिल्कुल भैया, चला जाएगा। अब पानी यहाँ पर आ चुका है, पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर खाने की चीजें हैं, घुला हुआ खाना है, ऑक्सीजन वगैरह है। तो यहाँ पर ये जो कोलर सेल मैंने आपको बताई है, कोलर सेल जो मैंने आपको बताई है, ये वाली, ये क्या करती हैं, ये जो पानी यहाँ पर आके भर चुका है, उस पानी में से क्या करेंगी, खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ऑक्सीजन ले ली, और जो वेस्ट रहेगा, इनका जो वेस्ट रहेगा, उस वेस्ट को उस पानी में छोड़ देंगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं अपन कि पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है, पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है। अब ये जो आपकी कोलर सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, उस पानी के अंदर अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ देंगी, और उस पानी से क्या ले लेंगी, खाना वगैरह उस पानी से निकाल लेंगी। ठीक है, पानी से खाना निकाला जा चुका है, वेस्ट मटेरियल्स में डाला जा चुका है, पानी कैसा हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो पानी को क्या करेंगे अपन, यहां से क्या करेंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे। किसके द्वारा, ओस्क्यूलम द्वारा पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, ताकि आपको ये अपने लिए समझाने के लिए बताया था मैंने। बाकी डायग्राम अपना ये सही रहे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर एंट्री किसकी हुई है, वाटर की यहाँ से एंट्री होती है, ओस्टिया के द्वारा एंट्री होती है, और एग्जिट वाटर कहां से होता है, यहाँ से वाटर जो है वो एग्जिट होता है। ठीक बात है क्या। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस भी अपन लिख लेते हैं, सीक्वेंस भी यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कि जो पानी है, जो वाटर है वो एंट्री लेता है ओस्टिया से। उसके बाद कहा जाएगा पानी, आपकी स्पोंजोसील या फिर स्पंज गुहा। उसके बाद पानी कहां निकल जाएगा, ओस्क्यूलम से पानी बाहर निकल जाता है। ओस्क्यूलम से पानी क्या है आपका, बाहर निकल जाता है। चलिए, यही मैंने आपको यहां पर बताया, नीचे डायग्राम अपना इसे देख लेते हैं अपन। इसको कहते हैं जल परिवहन तंत्र कहते हैं। आपको पूछे कि जल परिवहन तंत्र सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है, आपकी पोरीफेरा फाइलम के अंदर जल परिवहन तंत्र पाया जाएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर केनाल सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका जो है जल परिवहन तंत्र जो है वो आपके इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने कहा ये बताया था मैंने आपको, यहाँ से छेद जाएगा पानी, इसको ओस्टिया कहेंगे। ये अंदर वाली जगह इसको स्पंज स्पॉन्जोसिल कैविटी कहते हैं। ये जो कोशिकाएं लगी इनको कोनोसाइट या फिर कोलर सेल कहते हैं। यहाँ पर ये जो छेद है इसको ओस्कुलम कहेंगे। पानी यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ पर पानी अंदर रहेगा, उसके बाद कोलर सेल को खाने वाले को ले लेंगी, जो वेस्ट मटेरियल को उसको पानी में डाल देंगी, जो वेस्ट पानी को उसको अपन बाहर निकाल देंगे। उसका यहाँ पर फंक्शन देखो, क्या काम, कार्य देखो, है ना। तो आपका जो ये जल परिवहन तंत्र, इसका काम क्या है, क्या क्या काम है वो देखना ध्यान से। मैंने कहा ये क्या करता है, एक तो कार्य पहला इसका भोजन को जमा करना, बिल्कुल भैया, पानी के साथ में भोजन जमा होके आएगा। शोषण करना, साथ में घुली हुई ऑक्सीजन भी आएगी, उस घुली हुई ऑक्सीजन को भी कोलर से ले लेती हैं और CO2 जो भी इनका होता है वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है, शोषण करना, ठीक है। विशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल डाला था वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, फंक्शन हो गए, भोजन को जमा करना, शोषण, उसके अलावा आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन करना। ये सारे काम किसके हो जाते हैं, आपके जल परिवहन तंत्र के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, पोरीफेरा के अंदर। ये मैंने आपको सीक्वेंस ऑलरेडी बता दिया। आइए, क्वानोसाइट या फिर कोलर सेल्स के बारे में एक लाइन पूछी जाती है। कोलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट जो सेल्स हैं वो कोशिकाई जो ये कोशिकाएं हैं, ये स्पंज गुहा या फिर स्पोंजोसिल जो कैविटी है तथा नाल तंत्र, जो आपका नाल तंत्र है, ठीक है, को स्तृत करती है। क्या करती है, स्तृत करती है। तो आपने देखा होगा ध्यान से, ये जो आपको क्या है, कोलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट कोशिकाएं हैं, ये क्या कर रही हैं, जो आपका नाल तंत्र है इसको क्या कर रही है, लाइन कर रही है, स्तृत कर रही है ना। तो ये अंदर की तरफ इसको लाइन कर रही है, इसलिए इसको क्या, स्तृत करना, ठीक है। चलिए बात करें परिवर्धन की, डेवलपमेंट की बात करें, तो पोरीफेरा जो फाइलम है इसके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, तो मैंने कहा यहाँ पर अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है, परिवर्धन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। परिवर्धन का मतलब होता है डेवलपमेंट, और कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट, क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब एक बात मैं यही बता देता हूं आपको, जहां भी इस चैप्टर के अंदर आपको अप्रत्यक्ष परिवर्धन या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाई दे, इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर सिंपल सा है कि जिसके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाएगी। जैसे मानव की अगर अपन बात करते हैं, तो क्या मानव का बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम पर वो मानव जैसा ही तो दिखता है भाई, बिल्कुल ये मानव जैसा, ऐसा नहीं थोड़ी कि भाई बचपन में तो क्या है, पांडे जैसा दिख रहा है, मतलब सांड जैसा दिख रहा है, तब जानते हो, ठीक है। बचपन में तो क्या है, पाड़ा दिख रहा है, ठीक है, और बड़ा होने के बाद इंसान बन गया, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ठीक है, इंसान जैसा ही दिखता है। यहाँ पर अलग है, जिनके अंदर आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होगा ना, उनके अंदर वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। मतलब जो अडल्ट जैसा दिखता है ना, इनका जो अडल्ट जैसा दिखता है, जब इनका जो लार्वा होगा वो अलग दिखेगा। जो अडल्ट और लार्वा जो है वो कंप्लीटली अलग दिखाई देते हैं, कंप्लीटली अलग दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसको अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। तो आगे जब भी क्या आपका है, जब भी आपका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट आए या फिर अप्रत्यक्ष परिवर्तन आए, तो उस टाइम पे आप समझ जाना कि यहाँ पर लार्वल स्टेज जो बनेगी, यहाँ पर लार्वा बनेगा, ठीक बात है। चलिए, तो आपकी पोरीफेरा के अंदर लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पोरीफेरा के एग्जाम्पल क्या है आपके, साइकन, जिसको साइफा भी कहते हैं, स्पोंजिला, जलीय स्पंज कहा जाता है, यू स्पोंजिया, इसको अपन बाथ स्पंज भी कहते हैं। दोनों नाम यहाँ पे याद होने चाहिए कि साइकन को साइफा कहते हैं, ठीक है, स्पोंजिला को जलीय स्पंज कहते हैं, वाटर स्पंज कहते हैं, ठीक है, यू स्पोंजिला को बाथ स्पंज कहते हैं। ये दोनों नामों को याद होनी चाहिए। यू प्लेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। तो यू प्लेक्टेला अपने एनसीईआरटी में नहीं है, बट याद रख लेना, ठीक है। तो यू प्लेक्टेला, इसको वेनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। तो ये अपन ने यहाँ पर पोरीफेरा फाइलम जो है ना, इसकी समाप्ति अपन ने कर दी है, ठीक है। एक और फाइलम अपन करेंगे, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा फाइलम की बात करें, एक मैं पूरा डिटेल में चल रहा हूँ भाई, पूरा डिटेल में चल रहा हूँ, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन नोट्स को ध्यान से पढ़ के चले जाना, आपका एग्जाम में मंगल ही मंगल है, ठीक है। इधर सिलेंट्रेटा की बात करेंगे, निडेरिया फाइलम की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पर जो है ना, जलीय होंगे, ठीक है, अधिकांश कैसे होंगे, समुद्री जल में रहेंगे, ठीक है। सिलेंट्रेटा कैसे होते हैं, जलीय रहने वाले होते हैं, और अधिकांश कैसे होते हैं, समुद्री जल में रहने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके स्थावर होते हैं और मुक्त तैरने वाले होते हैं, ठीक है। ये स्थावर भी होते हैं और आपके मुक्त तैरने वाले भी होते हैं। भैया इसका मतलब समझाओ, मैंने कहा जो सिलेंट्रेटा फाइलम है, निडेरिया फाइलम है, ये कैसे होते हैं, पहली बात तो ये आपके वाटर में रहने वाले होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अधिकांश समुद्री होते हैं। जल में भी कौन सा जल है, समुद्री जल में रहते हैं, ठीक है। ये आपके स्थावर, स्थावर का मतलब है कि एक जगह भी रह सकते हैं, ठीक है। ससाइल भी अंग्रेजी में स्थावर को कहते हैं, ससाइल, ठीक है। और मुक्त तैरने वाले, या तो ये स्थावर एक जगह रहने वाले भी हो सकते हैं, या फिर ये फ्री स्विमिंग करने वाले भी हो सकते हैं, कि तैर के कहीं भी जाने वाले भी हो सकते हैं। तो दोनों प्रकार के अपन को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, है ना।
जो आपकी निडेरिया जो आपका नाम है, इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, निडेरिया नाम इसका कैसे पड़ा? इसका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है? नीडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट पाई जाती है। भैया निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट क्या है? मैंने कहा हिंदी में इसको दंश कोरक या फिर दंश कोशिका कहते हैं। ये क्या है? इनका जो है ये जो निडोसाइट या फिर निडोब्लास्ट जो है ये डंक का काम करती है। यहाँ पर ये क्या करती है? इनकी रक्षा करने का काम करती है, रक्षा, और इनका स्थिरक है, खुद की इनकी रक्षा करवाती है कि कोई दूसरा जीव इनको खा ना जाए, शिकार ना करे, उसमें रक्षा करती है। उसके अलावा ये स्थिरक है, इनकी बैलेंस बनाने का काम करती है, इसकी बॉडी का जो है बैलेंस बना के रखती है और शिकार को पकड़ने में मदद करती है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इनके अंदर न्यूडोब्लास्ट या फिर न्यूडोसाइट सेल पाई जाती है, हिंदी में दंश कोरक या फिर दंश कोशिका पाई जाती है। ये काम क्या करती है? पहली बात रक्षा करती है इनकी, ठीक है, खुद की रक्षा करती है, स्थिरक है, बैलेंस बना के रखती है, ठीक है, शिकार पकड़ने में भी मदद करती है, और दूसरा इनको शिकार पकड़ना है तो उसमें मदद करती है। तो यहाँ पर देखना, एक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है, उस लाइन का मतलब समझना बहुत टफ होता है। इस लाइन का मतलब समझिएगा। ये कहती है, एनसीईआरटी कहती है जठर संवहनी या फिर गेस्ट्रोवेस्कुलर, अंग्रेजी में कहते हैं गेस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है। इनके अंदर क्या पाई जाती है? जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके अंदर पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा जठर वर्ड या मैं कहूं गेस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है? आपका जो पाचन वाला जो पथ है ना, उसके लिए गेस्ट्रो वर्ड यूज होता है। जो आपका पेट है, जो आपकी आंत, इनके लिए क्या यूज होता है? गेस्ट्रो वर्ड यूज होता है। और संवहनी जो वेस्कुलर वर्ड है किसके लिए यूज होता है? जो आपका जो आपका संवहन कर रहा है, मतलब आपका जो रक्त वाला मीडियम है, ठीक है, उसको क्या करेंगे अपन? संवहनी जो आपका वर्ड है वो यूज होता है। तो गेस्ट्रोवेस्कुलर यहाँ पर गुहा पाई जाती है, ठीक है, जठर वे क्या पाई जाती है यहाँ पर? जठर संवहनी गेस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है। एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है, उसी से क्या है आपका पानी, ठीक है, और उसी से क्या है आपका जो खाना वाना है उसी से आप कुछ जाएगा, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट लाइन वो क्या पाई जाती है यहाँ पर? जठर संवहनी गुहा तो पाई जाती है, ठीक बात है, जो अधोमुख है, जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है। जो अधोमुख, अधोमुख अंग्रेजी में हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। अब यहाँ पर आ जाना ध्यान से। मैंने कहा देख ध्यान से, ये डायग्राम आप क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, मेरे ख्याल से दिख तो रहे होंगे, ठीक है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन क्या कहती है? लाइन ये कहती है कि इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर आपका गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। भैया समझ गए हम, गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके अंदर है। अब ये कह रही है कि जो गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है खुलती कहां पर है? ये खुलती कहां पर है? तो ये खुलती कहां पर है उसको समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा। ये आपको साइड में जो दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं अपन टेंटेकल्स कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं अपन? टेंटेकल्स। ये जो साइड में निकलते हैं इनको क्या कहते हैं अपन? टेंटेकल्स कहते हैं। ठीक बात है कि टेंटेकल्स कहते हैं। ये टेंटेकल्स जहां से स्टार्ट होते हैं ना, ये टेंटेकल्स जहां से स्टार्ट होते हैं उस जगह को अपन क्या कहते हैं? उस जगह को अपन कहते हैं हाइपोस्टोम कहते हैं या फिर अधोमुख कहते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है? ये टेंटेकल्स है, ये टेंटेकल्स है, ये टेंटेकल्स जहां से स्टार्ट होते हैं ना उस जगह को क्या कहते हैं अपन? अधोमुख या फिर हाइपोस्टोम कहते हैं। तो ये जो टेंटेकल्स है वो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? यहाँ से जहां तक मुझे दिख रहा है ये टेंटेकल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? इसको अधोमुख कह देंगे। क्या कह देंगे अपन? अधोमुख या फिर हाइपोस्टोम कह देंगे ना, हाइपोस्टोम कह देंगे। ठीक है भैया, हाइपोस्टोम कह देंगे। मैंने कहा कि अब देखो यहाँ पर ये आपका अधोमुख है और यहाँ पर क्या है? आपकी ओपनिंग है, ठीक है। तो लाइन बिल्कुल सही कह रही है कि ये जो आपका जठर संवहनी जो गुहा है वो कहाँ खुलती है? अधोमुख या फिर हाइपोस्टोम पर स्थित है। हाइपोस्टोम के ऊपर स्थित क्या है? एक मुख द्वारा, एक क्या है? आप ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है। यहाँ पर देखो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही होगी, इसके द्वारा क्या है? आपका जठर संवहनी जो वो खुलती है। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। तो आपकी जो जठर संवहनी गेस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है और वो खुलती कहां से? जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा। ठीक ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट एग्जाम में आ जाती हैं तो आपको फिर दिक्कतें करती है ना। हाँ, तो अभी से ध्यान में सुन लेना। मैंने आपको बताया कि इसके दो आपके रूप होते हैं। एक होता है आपका जो स्थावर होता है, एक ही जगह रहेगा, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाला जीव जो है वो कैसा है? आपका स्थावर रहेगा। क्या रहेगा? स्थावर, स्थावर, ठीक है। अंग्रेजी में बात करूं तो ससाइल, 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 ठीक है, ससाइल, ठीक है। तो यहां पर हमको पता लग रहा है कि ये तो एक ही जगह जुड़ा रहेगा, जमीन से नीचे जुड़ा रहेगा, एक ही जगह पर टिका रहेगा। और इसको अपन देखते हैं तो अपन साफ साफ पता लग रहा है कि ये क्या है? पानी में तैरता रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे अपन? ये क्या है आपका? फ्री, फ्री स्विमिंग करेगा ना। ये क्या करेगा? फ्री
क्या करेगा, फ्री स्विमिंग करता है। अच्छा भैया फ्री स्विमिंग करता है। मैंने कहा जो आपका जो रूप ये वाला है ना, इसको कहेंगे अपन मेडूसा कहते हैं, ठीक है। जो फ्री स्विमिंग वाला जो रूप होता है, जो फॉर्म होती है, इसको अपन मेडूसा कहते हैं, इस प्रकार का दिखता है ये। और जो ये आपका स्थावर है, इसको अपन पोलिप कहते हैं। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर मजा ही आएगा आपको। मैंने कहा जो आपका स्थावर होता है उसको अपन पोलिप कहते हैं, और जो आपका फ्री स्विमिंग वाला है उसको क्या कहेंगे अपन, मेडूसा कहेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। पोलिप जो है वो आपका स्थावर और बेलनाकार होता है। स्थावर मतलब एक जगह ससाइल रहेगा, एक ही जगह खड़ा रहेगा, स्थायी रहेगा। और कैसा है, गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, बेलन जैसा बेलनाकार है, ठीक है। तो ये आपका बेलनाकार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोलिप कैसा होगा आपका, स्थावर होगा और बेलनाकार होगा, बेलन के आकार का होगा, ठीक है। और ये क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल क्या है, पोलिप रूप के एग्जाम्पल क्या है, तो हाइड्रा हो गया आपका, और एडेम्सिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और आपका जो पोलिप रूप है, इसका क्या है, स्थावर और बेलनाकार है ये, ठीक है। हाइड्रा और एडेम से क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स यहाँ पर हो जाते हैं। बात करूं मैं मेडूसा की, बात करूं अगर मैं मेडूसा रूप की, तो ये मुक्त प्लावी होते हैं। मुक्त प्लावी का मतलब फ्री स्विमिंग वाले होते हैं, अपने तैरते रहते हैं फ्री रूप से, ठीक है। तो ये क्या है, मुक्त प्लावी होते हैं तथा छतरी के आकार के होते हैं। ये देखो बेलनाकार थे, और ये देखो आपको छाते जैसे नहीं दिखाई दे, छतरी के आकार के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ओरेलिया। क्या एग्जाम्पल है, ओरेलिया। इसको जेलीफिश भी कहते हैं, ठीक है, ओरेलिया जेलीफिश। तो आपको ध्यान में रखना, पोलिप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रा और एडेम्शिया। मेडूसा का हो जाएगा ओरेलिया या फिर जेलीफिश। अब इस जो आपका सिलेंट्रेटा जो फाइलम है, निडेरिया जो फाइलम है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको कहते हैं अपन पीढ़ी एकांतरण या फिर मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण या फिर मेटाजेनेसिस। जैसे आपने नागिन सीरियल सबने देखा होगा, तो उसमें मोनी रॉय जो पहले हुआ करती थी, ठीक है, मतलब हुआ करती है, अभी तो है, लेकिन सीरियल में पहले आती थी, अब तो पता नहीं कौन आते हैं ना। तो नागिन के अंदर क्या है, वो मोनी रॉय अपना बदल लेती थी, कभी तो वो सुंदर सी लड़की बन जाती थी, कभी वो नागिन बन जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम शक्तिमान है, ठीक है। वैसा ही सिस्टम यहाँ पर पीढ़ी एकांतरण है, क्या है, यहाँ पर मेटाजेनेसिस होगी। यहाँ पर क्या है, पीढ़ी अपनी जो है अपना रूप बदल सकती है। कैसे बदलेगी, ध्यान से देखना। अगर ये जो आपकी पोलिप वाली जो फॉर्म है, पोलिप जो है आपका, अगर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पोलिप रूप अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, मेडूसा पैदा होंगे। कैसे होंगे, मेडूसा होंगे। और अगर ये मेडूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे, पोलिप होंगे। तो पोलिप से मेडूसा में जाया जा सकता है, और मेडूसा से पोलिप में आया जा सकता है। इसको याद रखना, ये जो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप भूल जाओगे जब एग्जाम, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा तो भूल जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अभी कुछ सालों पहले एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। उस टाइम पे एक वर्ड बहुत बार आ रहा था, एमएसपी। हम सुना होगा एमएसपी, ठीक है, एमएसपी। तो एमएसपी से आप याद रख सकते हो, एमएसपी मतलब क्या है, मेडूसा जो है वो सेक्सुअली पोलिप में जाएगा। मेडूसा जो है वो सेक्सुअली पोलिप में जाएगा, ठीक है। और ये पर आपको याद रहेगा कि मेडूसा सेक्सुअली पोलिप में जाएगा, तो ऊपर वाला तो याद रह जाएगा कि पोलिप सेक्सुअली मेडूसा में आएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब ये जो आपका जो ये इच्छाधारी काम जो चल रहा है यहाँ पर, ये जो रूप बदलने वाला काम चल रहा है, ये किसके अंदर होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, ओबेलिया। क्या एग्जाम्पल है, ओबेलिया के अंदर क्या होता है आपका, मेटाजेनेसिस या फिर पीढ़ी एकांतरण होता है। तो ये ऐसा कैसा याद होना चाहिए, ये कंफ्यूज मत होना, ओरेलिया अलग है, ओरेलिया अलग है, ओबेलिया अलग है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। परवाल या फिर कोरल, जो परवाल या फिर कोरल्स जो इस फाइलम के अंदर आते हैं, उनका जो उनके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल उनके अंदर पाया जाता है। तो इस फाइलम के अंदर जो कोरल्स या फिर जो परवाल हैं, उनका जो कंकाल है किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, फाइसेलिया, जिसको क्या कहते हैं, पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहा जाता है, ठीक है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। एडेम्सिया, समुद्री एनेमन कहा जाता है, सी एनेमन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। पेनिटुला, पेनिटुला समुद्री पिच कहते हैं, ठीक है, सी पेन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। गोर्गोनिया, समुद्री व्यंजन कहते हैं इसको, गोर्गोनिया को कहते हैं समुद्री व्यंजन कहा जाता है। मियंड्रीना, ब्रेन कोरल कहा जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ये पीढ़ी कांतरण की अपन ने बात करी, इतनी बातें आप याद रख लोगे। बाकी जो बातें बच गई कि भैया आपने वो बातें तो बताई नहीं, कि जो आपका
जो आपके सिलेंटेटा या फिर निडेरिया जो है वो कैसा, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनके अंदर आपका पाचन तंत्र कैसा है, वो सारी बात बताई नहीं। मैंने कहा वो तो अपने एक साथ में कर ली थी ना भाई, वो तो सबकी अपने एक साथ में कर ली कि आपका जो निडेरिया जो आपका है ये इसके अंदर उत्तक उत्तक लेवल का होता है इसका, है ना, ठीक है। सिमेट्री कैसी है आपकी, रेडियल सिमेट्री होती है, वो सारी तो अपने एक साथ में कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, सारी चीज एक साथ में करते जा रहे हैं। यहाँ पर अपन ने जो कंप्लीट कर लिया ना, यहाँ पर जो अपने कंप्लीट कर लिया, वो क्या कर लिया अपन ने, यहाँ पर अपन ने सिलेंटेटा फाइलम कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आगे कौन सा पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपना अ, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आपका टीनोफोरा पढ़ेंगे, फिर आपका प्लेटिहेल्मिन्थस पढ़ेंगे, वो अपन अगले लेक्चर्स में करेंगे। ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं आया? मैंने बहुत आराम से आपको डिटेल में करवाने की कोशिश करी है। मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको अच्छे समझ में आए, आपका एग्जाम क्लियर होए, मेरा मोटो यही है। बाकी इस चीज के लिए मुझे आपको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको कंटेंट जो है वो रेगुलरली मिलता जाएगा। तो वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है, लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, कुछ लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स का बोल रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स का तुम लोगों ने सिलेबस देखा ही नहीं मेरे ख्याल से अभी तक, सिलेबस नहीं देखा, बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस देखा ही नहीं है भाई। मेजर पोर्शन जो आपके सिलेबस में है वो जीके और आपकी बायोलॉजी का ही है। केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल दे रखा है, उसके अलावा आपका आईयूपीएससी, ठीक है, थोड़ा सा जीओसी दे रखा है, और आपका हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर दे रखा है। बाकी जो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी एनसीईआरटी में डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो अपना जो फॉर्म्स जब आएंगे, जो आपकी जुलाई अगस्त में आने की संभावना है, तब अपन को सिलेबस नया आएगा, तब उनको पता लगेगा कि भैया अब आपका एस ब्लॉक क्या सिलेबस में है, क्या एस ब्लॉक दे रखा है, ठीक बात है, ठीक है, सॉलिड स्टेट दे रखा है। तो ये सारे सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुके हैं एनसीईआरटी में। इसलिए आपका जो केमिस्ट्री का जो है ना, वो पहले अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, फिर अपन ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो आपका यूपीएससी का होता है, जीओसी का होता है, हाइड्रोकार्बन, बस ये तीन ही चैप्टर दे रखे हैं, वो अपन पहले कर लेंगे। बाकी जो डिलीटेड पोर्शन है वो बाद में कर लेंगे। तो उसमें ज्यादा सिलेबस है नहीं भाई, तुम लोग फालतू में चिंता कर रहे हो, तो हमें पता है, तुम टेंशन मत लो, ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, अच्छे से करवाता हूँ तुम लोगों को सिलेबस। वीडियो तुमको पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे हम लेक्चर्स में, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, मस्त रहो। ओके, बाय।